हेलो गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। लास्ट टाइम जब हम मिले थे तो हमने इनडायरेक्ट टैक्स में यूनिट 1 और यूनिट 3 कवर किया था। यूनिट 1 में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, जीएसटी कब आया था इंडिया में, क्या फ़ायदे हैं, वो सब देखा था। यूनिट 2 हमने जीएसटी काउंसिल के बारे में देखा था। फिर हमने कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में पढ़ा था एंड फाइनली वो सेशन हमने एंड किया था विथ मिक्स्ड एंड कॉम्पोजिट सप्लाई। फिर सेकेंड वीडियो में हमने यूनिट 3 कवर किया था जिसपे हमारा पूरा फोकस, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रजिस्ट्रेशन पे था एंड पेमेंट ऑफ टैक्स पे। आज हम जो यूनिट कवर करने जा रहे हैं दैट इज यूनिट 2, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट इन योर इनडायरेक्ट टैक्स। यूनिट 2 में हमारा जो मेन फोकस है वो प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई पे होगा। रिमेंबर, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ये कि पूरे इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे ज्यादा फोकस जो हमें करना है वो हमें प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड टाइम ऑफ सप्लाई पे करना है। तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले प्लेस ऑफ सप्लाई पे। ओके, जब हम यूनिट 1 कर रहे थे तो हमने वहां पे देखा था कि इंडिया में डुअल स्ट्रक्चर है जीएसटी का। इट कैन आइदर बी सीजीएसटी, एसजीएसटी या फिर आईजीएसटी। तो हमें सीजीएसटी एसजीएसटी का कॉम्बिनेशन चार्ज करना है या फिर हमें आईजीएसटी चार्ज करना है, ये डिसाइड होता है प्लेस ऑफ सप्लाई पे। नो भी आपको जानना पड़ेगा, ठीक है ना। बिफोर वी गो इनटू डिटेल, हम डिटेल में समझे प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसके पहले अगर हम गुड्स को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है। इफ वी इंपोर्ट गुड्स इनटू इंडिया और वी आर एक्सपोर्टिंग फ्रॉम इंडिया, दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 11 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट। और यहाँ पे नीचे आप टेबल में देख सकते हो, अगर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहे हो, एक्सपोर्ट मतलब आप इंडिया से गुड्स अगर बाहर भेज रहे हो, तो रिमेंबर प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन आउटसाइड ऑफ इंडिया। क्योंकि जो सप्लायर है, सॉरी सप्लायर तो हम है, जो हमारा बायर है वो इंडिया से बाहर है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी इंडिया के बाहर। तो आपको एक डाउट आएगा कि सर इंडिया के बाहर है तो वहां पे वो जो जीएसटी पे करेगा वो इंडिया में पे करेगा क्या, क्योंकि वो तो अपने कंट्री में पे करेगा। तो इंडिया का वो जीएसटी से कुछ लेना देना है उस, नहीं। बिकॉज यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनो, याद रखो, एक्सपोर्ट्स आर जीरो रेटेड सप्लाई। जब भी कोई प्रोडक्ट हम इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करते हैं तो उस पर हमें कोई भी जीएसटी भरनी पड़ती नहीं है। सिमिलरली अगर आप इंपोर्ट की बात करो, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सो इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज बेसिकली आप इंडिया के अंदर कुछ गुड्स लेके आ रहे हो एंड व्हेन यू आर गेटिंग सम गुड्स दैट इज इनटू द कंट्री, तो योर पीओएस, प्लेस ऑफ सप्लाई, इज द लोकेशन ऑफ द इंपोर्टर। सो आपको एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ सकता है, place of supply in case of export of goods is dash, it is location outside of India where the goods are supplied, and when it comes to import it is the location of the importer, India ने जहां पे भी उसने import किया है वो place है। Now place of supply of goods अदर देन इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अलावा बाकी सारे सिनारियोज में व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, बाकी टाइम पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। अगर एक पर्टिकुलर प्लेस से कोई और प्लेस पे आप गुड्स भेज रहे हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ द गुड्स वेयर मूवमेंट टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी। जहां पर फाइनली गुड्स को डिलीवर किया गया है दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। लेट्स से फॉर एग्जांपल मुंबई से निकला है और अहमदाबाद डिलीवरी करनी है, तो इन दैट केस प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी अहमदाबाद बिकॉज वहां पे डिलीवरी टर्मिनेट हो रहा है। सेकेंड केस,
goods are supplied by transfer of document during movement of goods. बोलने का मतलब ये है कि वो निकला मुंबई से अहमदाबाद के लिए था, लेकिन बीच में ही कहीं पे उसको किसी तीसरे बंदे ने बोला है कि रादर देन गोइंग टू अहमदाबाद यू गो टू नासिक. इस केस में it will be the principal place of business of the third person on whose direction goods were supplied to another person. जिस बंदे ने आपको बोला कि गुड्स अहमदाबाद की जगह पे कहां भेज दो, नासिक, that particular place of business will be your लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई. यहाँ पे वो मैटर नहीं करता कि फाइनली गुड्स डिलीवर कौन से जगह पे हो रहे हैं, दैट डज नॉट मैटर. इस केस में जो थर्ड पर्सन गुड्स ऑलरेडी उसके शॉप में अवेलेबल थे. सो इफ सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, द लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी करते वक्त जहां से भी वो गुड्स उसने उठाया है, दैट पर्टिकुलर शॉप विल बी हिज प्लेस ऑफ या सप्लाई. राइट. कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल एन एयर कंडीशनर ऑर्डर किया है आपने, तो वो बंदा एयर कंडीशन लेके आएगा, लेकिन वो अपने आप शुरू तो नहीं हो जाएगा, उसे आपको असेंबल या इंस्टॉल कराना पड़ेगा आपके घर पे. सो इफ द गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड ऑन साइट, अगर ये ऑन साइट आके वो असेंबली या इंस्टॉलेशन कर रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द प्लेस ऑफ सच डिलीवरी. जहां पे भी इंस्टॉलेशन हुआ है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके घर में एसी लगी है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी योर हाउस जहां पे फाइनली इंस्टॉलेशन हुआ है. ऑलराइट. गुड्स आर सप्लाइड ऑन बोर्ड अ कन्वेयंस. कन्वेयंस इज बेसिकली आपका गाड़ी हो सकता है, इट कैन बी योर व्हीकल, इट कैन बी द ट्रेन, कोई शिप हो सकती है. मतलब अगर आपको ट्रैवलिंग करते वक्त अगर आपको गुड्स सप्लाई किया है, सो रिमेंबर इट इज द लोकेशन एट विच द गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड. आप निकले हो, भले ट्रेन में बैठे हो फ्रॉम मुंबई सीएसटी, और गोइंग टू लेट्स से फॉर एग्जांपल पुणे, मुंबई से पुणे जा रहे हो, लेकिन बीच में कहीं तो उसने आपको खाने का एक पैकेट दिया है. जरूरी नहीं है वो कोई स्टेशन पे रुका था, ही जस्ट गिव यू द फूड पैकेट व्हाइल यू आर इन ट्रांजिट. तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई विल नॉट बी लाइक आप बाहर देखोगे नहीं खिड़की से, ओ हम लोग कहाँ पे पहुंचे हैं, ओके वी हैव रीच करजत, तो मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई करजत. ऐसा नहीं है. मुंबई सीएसटी से जब ट्रेन शुरू हुई थी उसने गुड्स के पैकेट रख लिए थे. सो इन दैट केस प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन वेयर द गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड. एंड फाइनली अगर ये पांचों सिनारियो में आप ट्राई कर चुके हो, यू ट्राई एवरीथिंग बट स्टिल योर प्लेस ऑफ सप्लाई कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो एक ऐसे ही बोल दिया आपको कि प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी डिटरमाइंड इन अ मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. वो जो भी गवर्नमेंट फाइनली डिसीजन लेगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए, द ट्रिब्यूनेट, जीएसटी काउंसिल का एक ट्रिब्यूनेट है, वो डिसाइड करता है कि क्या प्लेस ऑफ सप्लाई होगा. बट आपको याद रखने के लिए रिमेंबर, अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स है तो जहां पे वो टर्मिनेट हो रहा है, अगर किसी थर्ड पार्टी का इंस्ट्रक्शन है तो इट इज द प्रिंसिपल प्लेस फॉर द थर्ड पार्टी. अगर मूवमेंट नहीं हो रहा है तो इट इज द प्लेस वेयर द गुड्स आर लोकेटेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई. असेंबली या इंस्टॉल किया हुआ है तो प्लेस ऑफ असेंबली और इंस्टॉलेशन, या अगर आपको ऑन बोर्ड अ कन्वीनियंस मिला है तो इट इज द प्लेस वेयर गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड. राइट. याद रहेगा इतना. ठीक है. तो चलो नेक्स्ट हम लोग आगे देख पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे.
ओके, place of supply of service in case both are in India. Both मतलब supplier as well recipient is located in India. अगर दोनों भी इंडिया में लोकेटेड है तो इन दैट केस लेट्स सी, एक एक शुरू कर दे. लोकेशन ऑफ बोथ द सप्लायर एंड रेसिपिएंट इज इन इंडिया. अगर दोनों भी बंदे इंडिया में रहते हैं तो रिमेंबर यहाँ पे हमेशा हम दो सिनारियो से कंसिडर करेंगे. ये जो सप्लाई कर रहे हो वो यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन को कर रहे हो ना. व्हेन आई से रजिस्टर्ड पर्सन, वी आर टॉकिंग अबाउट समबडी हु हैज ऑलरेडी टेकन अ जीएसटी रजिस्ट्रेशन. तो सप्लाई आप एक रजिस्टर्ड पर्सन को कर रहे हो या एक नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को कर रहे हो, दोनों के बेसिस से देखना पड़ेगा. अगर सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों भी इंडिया के अंदर है एंड इफ यू आर सप्लाइंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ such person. It will be the location of such person. Now when I say such person, I'm talking about the recipient. All right, supply to a non registered person में अगर आपके पास if you already have the address on record, अगर आपके पास already address है तो in that case it will be the location of the recipient. या अगर नहीं है, in other cases it will be the location of the supplier. So याद रहेगा आपको, it will be the location of such person in case of a registered person. अगर non registered है तो it is location of the recipient if address exists on record. In other cases it is the location of the supplier. All right, चलो next. Services directly related to immovable property. Immovable property is basically, let's say for example, कोई बिल्डिंग हो गया, कोई होटल हो गया, जो आप एक जगह से उठा के दूसरे जगह पे नहीं रख सकते हो. अगर ऐसा कुछ है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर इंडिया में लोकेटेड है, इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड इन इंडिया, सो इट इज लोकेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी. इट विल बी द लोकेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी. जहां पे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है, इट इज दैट प्लेस. ऑलराइट, अगर इंडिया में नहीं है, if the immovable property is located outside of India, then it will be the location of the recipient जो इंडिया में है. मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल एक शो ऑर्गेनाइज किया है जो इंडिया से बाहर किया है. नाउ शो ऑर्गेनाइज किया है एक होटल में किया है, इन दैट केस द इमूवेबल प्रॉपर्टी होटल इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, बट जो शो का ऑर्गेनाइजर है वो इंडिया में रहता है, तो इट विल बी द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट. ठीक है, क्लियर? ऑलराइट. सर्विसेज सच एज रेस्टोरेंट, हेल्थ सर्विस एक्सेट्रा, बहुत ही सिंपल है. अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो तो सिंपल सी बात है, यू हैव एक्चुअली वेंट टू द रेस्टोरेंट. प्लेस ऑफ सप्लाई आपका घर वगैरह तो हो नहीं सकता. आपको सप्लाई कहाँ पे मिल रही है? रेस्टोरेंट में मिल रही है, या फिर लेट्स से फॉर एग्जांपल यू गो टू अ हेयर सैलून और अ स्पा और व्हाटएवर इट इज. तो जो भी सर्विसेज है आपको उस लोकेशन पे मिल रहा है. तो therefore place of supply is place of actual performance. जहां पे वो चीजें आपके साथ एक्चुअली आपको खाना सर्व किया गया या जो भी ग्रूमिंग सर्विसेज आपको मिले हैं, जहां पे भी मिला है, दैट इज योर प्लेस ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस. ऑलराइट, देन सर्विसेज रिलेटेड टू ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल. ट्रेनिंग या परफॉर्मेंस अप्रेजल से रिलेटेड अगर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो तो इट इज द लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन. अगर आप एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो तो इट इज द प्लेस ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस. रिमेंबर वापस, अगर रजिस्टर्ड पर्सन है, मुंबई में रजिस्टर्ड है, तो इट विल बी मुंबई. अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो इट इज प्लेस ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस, जहां पे वो सर्विस एक्चुअली परफॉर्म हुई है. एडमिशन टू अ कल्चरल, आर्टिस्टिक, स्पोर्टिंग इवेंट, अम्यूजमेंट पार्क और एन एंसिलरी सर्विसेज. अगर आप एक मूवी थिएटर में मूवी देखने जाते हो तो ऑब्वियस सी बात है प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द मूवी थिएटर. अगर आप कोई थीम पार्क में जा रहे हो, वाटर पार्क में जा रहे हो, प्लेस ऑफ सप्लाई हैज टू बी दैट पर्टिकुलर पार्क. तो योर प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड और वेयर द पार्क or such other places located is going to act as your place of supply. समझ में आ रहा है? Okay, next. Organization of event, ancillary services related to such events such as assigning of sponsorship. कोई भी अगर इवेंट ऑर्गेनाइज वगैरह कुछ करते हो तो अगर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहे हो
तो इट इज लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन. व्हेन आई से पर्सन, याद रहेगा, बार बार मैं बोल रहा हूँ, व्हेन सच पर्सन मींस मैं रेसिपिएंट की बात कर रहा हूँ. सप्लाई ऑफ सर्विस में द मेन इंडिविजुअल इज द रेसिपिएंट and services to an unregistered person. When I say unregistered person, तो इंडिया में अगर इवेंट है तो जहां पे इवेंट एक्चुअली हेल्ड हुआ है वो प्लेस देखना है. अगर इंडिया से बाहर हुआ है, if the event is held outside India, then it is the location of the recipient. इंडिया के अंदर है तो जहां पे हेल्ड हुआ है, इंडिया के बाहर है तो इट इज द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट. ओके, नेक्स्ट. Next is goods or services. Goods transportation services. Similarly, अगर आपने registered person के लिए किया है तो अगेन लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट है. अगर आप सर्विस किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो तो इट इज प्लेस वेयर द गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन. जहां पे एक्चुअली आपने, रिमेंबर यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है द डेस्टिनेशन, इट इज द प्लेस वेयर द गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर ट्रांसपोर्टेशन. रजिस्टर्ड पर्सन को अगर आप दे रहे हो तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट. अगर रजिस्टर्ड को नहीं दे रहे हो, अनरजिस्टर्ड को दे रहे हो, तो इट इज प्लेस वेयर द गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन. ऑलराइट. पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, ऊपर का गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस था, अभी जो आप देख रहे हो स्पेसिफिकली ये पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है. पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में भी पहला, अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो तो इट इज द लोकेशन ऑफ सच पर्सन. अगर आप एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहे हो तो इट इज वेयर द पैसेंजर एम्बार्क्स ऑन कन्वेंस फॉर अ कंटिन्यूअस जर्नी. एम्बार्क्स का मतलब होता है स्टार्ट, जहां से वो बंदा अपना जर्नी स्टार्ट करेगा वहां से ही उसको हम प्लेस ऑफ सप्लाई बोलेंगे. सो रजिस्टर्ड पर्सन इज लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट और अनरजिस्टर्ड है तो इट इज वेयर द पैसेंजर एम्बार्क्स ऑन द कन्वेंस फॉर अ कंटिन्यूअस जर्नी. अच्छा, ये क्या बोल रहा है? सर्विसेज ऑन बोर्ड अ कन्वेंस सच एज एयरक्राफ्ट वेसल, मतलब शिप की बात कर रहा है, वो बड़े बड़े शिप्स की बात कर रहा है. अगर आपको सर्विस जो मिला है वो पानी में या मिड एयर कहीं पे मिल रहा है, सो इन दैट केस it is the location of the first scheduled point of departure of that conveyance. जहां से वो शुरू हुआ है, फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर मतलब होता है कि जहां से वो एयरक्राफ्ट उड़ा है या वो वेसल जिस पोर्ट से निकला है, दैट पर्टिकुलर प्लेस विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई. ऑलराइट. उसके बाद आता है आपका टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज विच इंक्लूड्स योर ब्रॉडकास्टिंग, केबल, डीटीएच एक्सेट्रा. तो सबसे पहले आपको तो पता ही होगा, अगर फिक्स लाइन है, फिक्स लाइन मतलब लैंडलाइन होता था घर पे, यस, लैंडलाइन घर से निकलते थे तो साथ में बैग में लेके नहीं निकल सकते थे ना, दैट हैज टू बी एट योर प्लेस. सो इन केस ऑफ अ फिक्स्ड लाइन ऑफ सर्विस, प्लेस ऑफ सच इंस्टॉलेशन, अगर लैंडलाइन आपके घर पे है या आपके घर पे एक डेस्कटॉप है जिसका ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वाईफाई, मैं ब्रॉडबैंड कनेक्शन की बात कर रहा हूँ, ब्रॉडबैंड कनेक्शन है तो इट विल बी द प्लेस ऑफ सच सप्लाई. ऑलराइट. उसके बाद अगर मोबाइल या इंटरनेट कनेक्शन है जो कि पोस्टपेड है, पोस्टपेड है तो आपको हर महीने उसका बिल आएगा, बिल आने के लिए उस सामने सर्विस प्रोवाइडर के पास आपका एड्रेस होना चाहिए. सो दैट पर्टिकुलर बिलिंग एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई. तो रिमेंबर, अभी तक हम लोग किसकी बात कर रहे थे? पहले हमने फिक्स लाइन की बात की, फिक्स लाइन के बाद वी वेंट टू पोस्टपेड, और पोस्टपेड के बाद नाउ वी आर गोइंग टू मोबाइल कनेक्शन एंड इंटरनेट सर्विसेज दैट इज प्रीपेड. अभी प्रीपेड तो आपको पता ही है कि आपको स्पेसिफिकली कोई बिल वगैरह नहीं आता है, जितने दिन का है, आपको जितने टाइम के लिए डेटा चाहिए, कॉलिंग सर्विसेज चाहिए, यू कैन जस्ट गो एंड यू टेक दैट. तो उस केस में बिल वगैरह तो नहीं आएगा आपको. तो इन दैट केस अलग अलग कंडीशंस है. पहला कंडीशन क्या है? if it is provided through a selling agent, then the place of supply is the address of such agent. अभी की बात नहीं करते हैं, we just go back in time sometime. प्रीपेड के लिए पहले एक वाउचर आता था, सिर्फ स्क्रैच करते थे, वो छोटा सा कूपन आता था, उसमें 12-16 डिजिट का कुछ नंबर होता था जिसको आपको फोन में वो डाल के देन यू यूज्ड टू गेट द टॉक टाइम.
तो अगर उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना है तो इट विल बी द प्लेस वेयर द इंडिविजुअल हैज गिवन यू द वाउचर। फिर थोड़ा आगे बढ़े हमने क्या बोला, इफ प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन टू अ फाइनल सब्सक्राइबर देन वेयर सच पेमेंट इज रिसीव्ड। उसने बोला सर आपको यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, आई विल गिव यू डोर टू डोर सर्विस। तो वो आपके घर पे आया, उसने आपको वहीं पे रिचार्ज कर दिया, आपने वहीं पे उसको ऑन द स्पॉट क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। तो इन दैट केस इट इज द प्लेस वेयर यू हैव पेमेंट, वेयर यू मेड द पेमेंट और सामने वाले बंदे ने पेमेंट रिसीव किया। अगर आप इंटरनेट से कर रहे हो तो इट इज द रिकॉर्ड ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। एंड फाइनली in any other case it is address of the recipient as per the records of the supplier। आपके supplier का जो भी एड्रेस रहेगा that will be your place of supply। ठीक है, याद रहेगा इतना? ओके, नेक्स्ट बैंकिंग स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज की बात कर लेते हैं। अगर बैंकिंग या स्टॉक ब्रोकिंग की बात करते हैं तो सर्विसेज टू एनी पर्सन, दैट इज services to any person is location of recipient in supplier's record। एक बंदा है जो स्टॉक ब्रोकिंग का काम करता है, उस केस में जो भी एड्रेस उसके पास है that will be the place of supply। and recipient's location अगर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल उस सामने बंदे ने सिर्फ सब कुछ ऑनलाइन किया हुआ है, he has never taken your address and all that stuff, तो in that case it will be the location of the supplier of services। ideally अगर आपका एड्रेस है उसके पास तो it will be the location of the recipient। अगर आपका एड्रेस नहीं है तो it will be the location of the supplier of service। alright, इंश्योरेंस सर्विसेज के लिए क्या बोल रहा है, अगर इंश्योरेंस सर्विस आप किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो तो इट विल बी द लोकेशन ऑफ सच पर्सन। अगर रजिस्टर्ड पर्सन को नहीं दे रहे हो तो इट इज लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट इन सप्लायर्स रिकॉर्ड। एंड फाइनली एडवर्टीजमेंट सर्विस टू गवर्नमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट। गवर्नमेंट से अगर आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो उस केस में इट इज द प्लेस इन ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। हर स्टेट या यूनियन टेरिटरी में आप जितना भी, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है टू पुट अप होर्डिंग्स और बैनर्स इन मल्टीपल स्टेट्स, आपको 100 बैनर्स लगाने हैं, 50 महाराष्ट्र में, 50 गोवा में। तो इन दैट केस प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर द फर्स्ट 50 बैनर्स विल बी महाराष्ट्र एंड द रिमेनिंग 50 बैनर्स विल बी गुजरात या गोवा, ऑलराइट, जो भी सेकेंड स्टेट है। सो रिमेंबर दिस, हमारे पास अलग अलग पॉइंटर्स है। फॉर एवरी पॉइंटर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डिसाइड करो कि जो सामने वाला बंदा है जिसको आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो वो रजिस्टर्ड है या नॉट रजिस्टर्ड है। बिकॉज प्लेस ऑफ सप्लाई का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो डिफर करता है। रजिस्टर्ड पर्सन के लिए एक एंटायर दूसरा प्लेस ऑफ सप्लाई होता है और अनरजिस्टर्ड के लिए second important topic that I'm going to cover is your time of supply। Now time of supply में दो सेक्शन है अलग से वापस, एक टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड दूसरा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। जैसे हमने प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस किया वैसे ही टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ऑलराइट, सो liability of payment of tax arises at the time of supply। प्लेस ऑफ सप्लाई स्टार्टिंग में मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बोला था कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको डिसाइड करना होता है कि आप सीजीएसटी एसजीएसटी पे करोगे या आईजीएसटी पे करोगे। सिमिलरली टाइम ऑफ सप्लाई इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको टैक्स कब पे करना है, व्हेन डू यू पे द टैक्स। लेट्स से फॉर एग्जांपल आज किसी प्रोडक्ट पे या गुड्स पे रेट 5% है, कल वो बढ़ के 12 या कम हो के 0 हो जाता है। सो
अगर कम होके 0 हो गया और आपको 0 पे करना पड़ रहा है तो आपका 5% का फायदा हो रहा है, अगर बढ़ के 12 हो गया तो आपका 7% का नुकसान हो रहा है. सो टू अंडरस्टैंड, टू डिटरमाइन कि एट व्हाट टाइम शुड आई पे द टैक्स, या मेरी टैक्स भरने की लाइबिलिटी कब हो रही है, उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ जो गुड्स है उसको हमने मेनली दो पार्ट में डिवाइड कर दिया हुआ है, एक फॉरवर्ड चार्ज और एक रिवर्स चार्ज. फॉरवर्ड चार्ज इज लाइक अ नॉर्मल सप्लाई ऑफ गुड्स. एक सप्लायर है, उसने आपको माल बेचा, आप माल लेके घर पे आ गए हो, टैक्स भरने की लाइबिलिटी लाइज विद द सप्लायर. दैट इज योर फॉरवर्ड चार्ज या नॉर्मल सप्लाई ऑफ गुड्स भी हम जिसको बोलते हैं. कभी कभी फॉर सम रीजंस जो टैक्स भरने की लाइबिलिटी है, रादर देन बीइंग ऑन द सप्लायर, इट इज पास्ड ऑन टू द बायर, या जिसको हम बोरोवर बोलते हैं. अगर वो लाइबिलिटी किसके पास चली गई, किसके ऊपर चली गई, बोरोवर के ऊपर चली गई, तो हम उसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. मूल मंत्र, या जिसको आप बोल सकते हो कि जो याद रखने ऐसा है, दैट इज whichever is earlier, जो एक्टिविटी सबसे पहले होती है वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई. लेट्स से फॉर एग्जांपल, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन फॉरवर्ड चार्जेस, डेट ऑफ इशू और ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस अंडर सेक्शन 31, जिस दिन आपने इनवॉइस इशू किया या जिस दिन आपको करना था अंडर सेक्शन 31, डेट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ पेमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ सप्लायर. को इनवॉइस इशू नहीं करना होता है, बायर को गुड्स मिलते हैं. सो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ पेमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रिसिपिएंट, या फिर डेट ऑफ पेमेंट डेबिटेड, क्योंकि यहाँ पे आप पैसे दे रहे हो तो आपके अकाउंट से डेबिट होगा. डेट ऑन विच द पेमेंट इज डेबिटेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ गुड्स. ये तीनों में, या फिर 31st डे फ्रॉम द सप्लायर्स इनवॉइस, सप्लायर ने आपको इनवॉइस दिया है, इनवॉइस देने के 30 दिन के अंदर पैसा अगर आपने दे दिया तो ठीक है, नहीं तो 31st डे फ्रॉम द सप्लायर्स इनवॉइस. ये चारों में से जो भी सबसे पहला होता है, विच एवर इज अर्लियर इज योर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स. सो नॉर्मल सप्लाई भी देख लिया, रिवर्स भी देख लिया. आपको सिर्फ ये 3-3 4-4 पॉइंटर्स ही याद रखना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है. ऑलराइट, अगर फॉरवर्ड चार्ज या रिवर्स चार्ज है वो तो ठीक है. बाय कोई चांस अगर आप कभी वाउचर्स की बात करते हो कि टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ वाउचर्स दैट आर एक्सचेंजेबल फॉर गुड्स, आइडियली आपने सुना होगा कि बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो आपको वाउचर्स देते हैं और वो वाउचर्स रिडीमेबल होते हैं, या तो आप मॉम एंड पॉप स्टोर में या ऑफलाइन स्टोर में, जिसको ब्रिक एंड मोटर स्टोर्स बोलते हैं, जिसको हम दुकान बोलते हैं बेसिकली, मॉल्स वगैरह में जो होती है वहां पे जाके रिडीम कर सकते हो, या नाउअडेज यू कैन डू इट ऑनलाइन एज वेल. सो अगर आपके पास कोई वाउचर है तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, जिस दिन रिडीम किया है वो नहीं है, जिस दिन इशू किया है. सो डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, इफ द सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल एट द पॉइंट, अगर किसी स्पेसिफिक शॉप का ही, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको शॉपर्स स्टॉप या बिग बाजार का ही वाउचर मिला है, सप्लाई आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, बाटा के शोरूम का मिला है, सप्लाई आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो इट इज द डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर. या फिर अमेजॉन पे में आपको 1000 रुपए का वाउचर मिला है, अमेजॉन पे तो आप कुछ भी खरीद सकते हो, तो इन दैट केस सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल, उसको हम अदर केसेस बोलते हैं. सो in that case it is the date of redemption of voucher, जिस दिन आप रिडीम करोगे. रिडीम करना मतलब होता है यूज करना. सो अगर सप्लाई आइडेंटिफाइबल है तो इट इज योर डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, अगर आइडेंटिफाइबल नहीं है तो इट इज द डेट ऑफ रिडेम्पशन. ऑलराइट, अच्छा, अगर वो फॉरवर्ड चार्ज में नहीं आता है, रिवर्स चार्ज में नहीं आता है, वाउचर में नहीं आता है, तो हम उसको रेसिडुअल केस बोलते हैं. रेसिडुअल मतलब बचा हुआ. If all the above situations do not work, then it is the due date of the periodical return. जिस दिन आप अपना रिटर्न एक्चुअली गवर्नमेंट को फाइल कर रहे हो वो
आपका बन जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई, या फिर जिस दिन आप एक्चुअली गवर्नमेंट को क्या पे करोगे, टैक्स, गवर्नमेंट इज जीएसटी, आप जब पे करोगे तो वो, राइट। ये सब केसेस के अलावा कभी कभी ऐसा भी होता है कि एडिशन इन द वे वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट, लेट फी या पेनल्टी, मतलब आपको पेमेंट करना था किसी को, वो नहीं कर पाए आप फॉर सम रीजन, नोइंगली अननोइंगली वट एवर इट इज, और आपको इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह भरनी पड़ी, तो पेनल्टी जो पूरे अमाउंट की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ इंटरेस्ट या पेनल्टी के लिए व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई? इन दैट केस it is the date on which the supplier receives such addition in value. जिस दिन सप्लायर को, वहां देखो इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी का ऐसे तो कोई ड्यू डेट नहीं है, क्योंकि वो लगना ही तब शुरू हुआ जब आपने ड्यू डेट क्रॉस कर दिया था, बराबर है। सो इन दैट केस जब आप एक्चुअली सप्लायर को वो पैसे दोगे या वो वैल्यू रिसीव करेगा, द डेट इज हिज टाइम ऑफ सप्लाई। तो ये जो हमने देखा, ये हमने गुड्स के लिए देखा था। Now let's move on to time of supply of services. Remember, थोड़ी देर पहले हमने देखा था क्या, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, तो उसमें पहले फॉरवर्ड चार्ज था, फिर रिवर्स चार्ज था, फिर वाउचर था, फिर रेसिडुअल था, एंड फाइनली वो इंटरेस्ट वगैरह वाला सेक्शन था, बराबर है। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज में भी वैसे ही कुछ है, बट इसमें टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज शैल बी द अर्लीस्ट। देखो वहां पे भी अर्लीस्ट था, यहाँ पे भी अर्लीस्ट है, तो वो चेंज नहीं होने वाला, अर्लीस्ट ही देखना है आपको। लेकिन यहाँ पे उन्होंने दो में बाइफिकेट कर दिया कि when the invoice is issued within the time specified and when the invoice is not issued within the time specified. अगर 30 दिन में, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं कि आपको इनवॉइस 30 डेज के अंदर इशू करना था, अगर आपने इशू कर दिया तो ये 3 सिनारियों का अर्लीस्ट देखना है, अगर आप इशू नहीं कर पाए या नहीं किया तो ये 3 देखना है। उसमें भी अगर आप सेकेंड और ये देखोगे तो वो आपको थोड़ा क्लियर ही लगेगा, बराबर है। डेट ऑफ इश्यू ऑफ टैक्स इनवॉइस, डेट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ पेमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द सप्लायर, एंड डेट ऑन विच द पेमेंट इज क्रेडिटेड इन द बैंक अकाउंट ऑफ द सप्लायर। दिस इज इफ द इनवॉइस इज इश्यूड विद इन द टाइम फ्रेम। इन तीनों में से जो भी सबसे पहले हुआ है, जिस दिन आपको टैक्स इनवॉइस मिला है, पेमेंट रिकॉर्ड किया है या पेमेंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, मतलब सप्लायर के एंगल से। एंड अगर आपने इनवॉइस इशू ही नहीं किया है तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, जिस दिन आपने सर्विस कंप्लीट किया है, डेट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ पेमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द recipient, and date of payment debited in the bank account in the recipient of goods of the, अच्छा यहाँ पे goods नहीं, सप्लाई सर्विसेज होना चाहिए। सो जस्ट रिमेंबर, मेक अ नोट, यहाँ पे चेंज है वो आप कर लेना ध्यान से। दिस शुड बी इन द अकाउंट्स ऑफ द, इन द रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज, दोनों में प्लीज ध्यान से, गुड्स नहीं है, दिस इज सर्विसेज, यू रिमेंबर दैट व्हेन यू स्टार्टिंग, ऑलराइट। अच्छा, वहां पे भी फॉरवर्ड चार्ज था, यहाँ पे भी फॉरवर्ड चार्ज था, वहां पे भी रिवर्स चार्ज है, यहाँ पे भी रिवर्स चार्ज है। रिवर्स चार्ज में डेट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ पेमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, डेट ऑन विच द पेमेंट इज डेबिटेड इन द बैंक अकाउंट ऑफ द रिसिपिएंट, या फिर गुड्स के लिए इट इज द 31st डे, सर्विसेज के लिए आपको 30 दिन एक्स्ट्रा मिला है, इट इज द 61st डे। So date of recording of payment in the books of accounts of the recipient of service, जिसने सर्विस रिसीव किया है उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब उसने लिखा है कि मैंने पे कर दिया, उसके बैंक अकाउंट में से कब पेमेंट डिडक्ट हुआ, या फिर 61st डे। यहाँ पे ध्यान रखो 2 महीने के बाद नहीं बोला, उन्होंने डे स्पेसिफाई किया है। सो इट इज योर 61st डे फ्रॉम द सप्लायर्स इनवॉइस, कैलकुलेशन करने में इजी होता है। बाकी तीनों भी केस, वाउचर्स, रेसिडुअल केस एंड इंटरेस्ट वाला एकदम सेम है। अगर आइडेंटिफाइबल है तो जिस दिन वाउचर इशू हुआ है, अगर आइडेंटिफाइबल नहीं है एट द पॉइंट तो इट इज द डेट ऑफ रिडेम्पशन, अगर ऊपर के किसी सिनारियो में नहीं आ रहा है तो डेट ऑन ऑफ द पीरियोडिकल रिटर्न, जब वो रिटर्न फाइल कर रहे हो, या फिर डेट ऑन विच द टैक्स इज पेड। एंड ये दोनों भी नहीं है तो इट इज एडिशन इन वैल्यू बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी, तो date on which the suppliers receive such addition in value, alright। उसके बाद मान लीजिए आपका change in rate of tax in respect of supply of goods or services, आपने goods या सर्विस सप्लाई करने से पहले
नाउ लेट्स से क्या बोल रहा है वो, in case of goods or services of both have been supplied before the change in rate of tax. आप goods या service, goods आप दे चुके हो, सर्विस प्रोवाइड कर चुके हो, कब? जब टैक्स चेंज नहीं हुआ है. सो इफ बिफोर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, लेट्स से फॉर एग्जांपल पहले रेट 12% था, अभी 5% हो गया, मतलब देयर हैज बीन अ चेंज इन रेट, तो आपके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई, सॉरी टाइम ऑफ सप्लाई एंड एप्लीकेबल रेट क्या होगा? तो where the invoice for the same has been issued and the payment is also received after the change in rate of tax. दोनों भी चीज, आपने गुड्स इनवॉइस भी बाद में दिया है और पेमेंट भी आपको बाद में मिला है. रेट पहले चेंज हो चुका था, इनवॉइस अभी दिया है, तो इनवॉइस अभी दोगे तो उसमें नया रेट डालोगे ऑब्वियसली, और पेमेंट भी अभी लो. अगर इनवॉइस में नया रेट डाला है तो पेमेंट भी आप नए रेट के हिसाब से ही लोगे. तो दोनों में से जो भी अर्लीस्ट होगा दैट विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई, एंड आपको नए रेट के हिसाब से लेना पड़ेगा बिकॉज इनवॉइस आप अभी इशू कर रहे हो. ठीक है. सेकेंड, where the invoice has been issued prior to the change in rate of tax but payment is received after the change in rate of tax. अच्छा, चेंज होने से पहले ही आप इनवॉइस दे चुके थे तो आपने पहले के रेट से इनवॉइस दिया होगा. अगर आप इनवॉइस पहले के रेट से दोगे तो आपको पैसे भी पहले के रेट से लेने पड़ेंगे, और पहले का रेट मतलब कौन सा रेट? ओल्ड रेट. ठीक है. सो इन दिस केस भले ही पेमेंट बाद में मिला हो, लेकिन पहले इवेंट कौन सा हुआ था? इश्यू ऑफ इनवॉइस का हुआ था. सो योर एप्लीकेबल रेट विल बी द old rate and you have to consider date of issue of invoice as your time of supply. Where the payment has been received before the change in rate of tax but the invoice for the same is issued after the change in rate of tax. अच्छा, आप पेमेंट पहले ले चुके हो, पेमेंट आपने पहले ले लिया तो ऑब्वियसली आपको तभी तो ओल्ड रेट ही पता था, तो एप्लीकेबल रेट विल बी द ओल्ड रेट. तो अभी आपको जो पैसा मिलेगा वो बाद में मिलेगा रेट के. सो डेट ऑफ रिसीप्ट, सॉरी, दोनों में से पहले आपने पेमेंट पहले ले लिया था, इनवॉइस बाद में दिया था, तो दोनों में से पहले कौन सा इवेंट हुआ है? डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट हुआ है. सो दैट्स व्हाई यू हैव टू कंसीडर द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट. ये हो गया जब गुड्स और सर्विस पहले ले आपने बिफोर सप्लाई कर चुके हो. अगर यही सेम सिनारियोज में व्हेन इट इज आफ्टर, अभी तक आपने गुड्स और सर्विस प्रोवाइड नहीं किया है, तो when the payment is received after the change in rate of tax but the invoice has been issued prior to the change in rate of tax. आपने इनवॉइस इश्यू कर दिया है, ना आपने गुड्स सप्लाई किया है, ना आपने पेमेंट कंसीडर किया है, तो आप बंदे को बोलोगे भाई रेट बढ़ चुका है, अभी तू एक काम कर, पहले का इनवॉइस जो फाड़ के फेंक दे, मैं तेरे को नया इनवॉइस दे देता हूँ. ठीक है, हम लोग नए इनवॉइस के हिसाब से काम करेंगे और तुम्हें को नए इनवॉइस के हिसाब से पैसे देना. नया मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यू रेट, सो एप्लीकेबल रेट विल बी द न्यू रेट. और जिस दिन आपको क्या मिलेगा? पैसा. द रेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट दैट विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई. Where the invoice has been issued and the payment is received before the change in rate of tax. अभी प्रॉब्लम ये है कि आपने बिल भी दे चुके हो, आप पैसे भी ले चुके हो, उस केस में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. आपको भले ही थोड़ा नुकसान हो जाएगा लेकिन आपको ओल्ड रेट पे ही काम करना पड़ेगा, और दोनों में सिनारियो में से जो भी पहले आप किया था उस केस में ही आपको टाइम ऑफ सप्लाई बोलना पड़ेगा. Where the invoice has been issued after the change in rate of tax but the payment is received before the change in rate of tax. इनवॉइस बाद में दिया हुआ है, तो योर प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस एंड द एप्लीकेबल रेट विल बी न्यू रेट. राइट. एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट इज योर वैल्यू ऑफ सप्लाई. बहुत 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 सिंपल है. वैल्यू ऑफ सप्लाई मतलब वो अमाउंट होता है जिस पे आपको जीएसटी भरना पड़ता है. जीएसटी भरने के बाद जो बिल में फाइनल टोटल अमाउंट है वो नहीं, ये वो अमाउंट है जिसके ऊपर आप 5%, 12%, 18% या 28% कैलकुलेट करते हो. बहुत सिंपल है. एसेसेबल वैल्यू को हम ट्रांजैक्शन वैल्यू भी बोलते हैं. ट्रांजैक्शन वैल्यू में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कोई भी और टैक्स जिसका नाम जीएसटी नहीं है वो सब इंक्लूड करना है. एनी अमाउंट बोर्न बाय द रिसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर, अगर आप सप्लायर के लिए वो खर्चा कर रहे हो तो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा. कोई भी इंसिडेंटल चार्ज, इंसिडेंटल चार्ज मतलब गुड्स आपके घर पे पहुंचने से पहले, पैकेजिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, व्हाटएवर चार्जेस यू हैव टू इंक्लूड दैट. कोई भी इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी है डिलेड पेमेंट के लिए वो भी इंक्लूड करना है. और सब्सिडी, ये बहुत ध्यान से सुनो, सब्सिडी इंक्लूड करनी है, लेकिन वो सिर्फ वही सब्सिडीज है जो अदर देन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है. स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को छोड़ के कोई भी और अगर सब्सिडी आपको मिलती है तो वो आपको ऐड करना पड़ेगा.
सिंपल सी बात है, जब भी आप शॉप पे जाते हो कुछ भी खरीदने के लिए, जो भी डिस्काउंट है वो माइनस करने के बाद आपसे टैक्स लेते हैं. सो एनी डिस्काउंट दैट इज गिवन ऑन और बिफोर सप्लाई एंड इफ इट इज रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस, ऐसा नहीं है कि हमने बात कर लिया पहले ही, उसने असेसेबल वैल्यू में ऐड ही नहीं किया तो नहीं. अगर वो आपको सामने से बोल रहा है कि वी आर गोइंग टू गिव यू 10% 20% डिस्काउंट, तो वो डिस्काउंट आपको माइनस करना है, क्योंकि ये डिस्काउंट आपको सप्लाई से पहले मिला है. सो एक्सक्लूड करना है, उसको निकाल देना है, साइड में रखना है, इग्नोर करना है. एंड अगर बाय कोई चांस सप्लाई होने के बाद मिला है, तो अगर आपने ये डिस्काउंट की बात पहले ही कर ली थी, इफ दिस वाज डिसाइडेड ऑन और बिफोर द सप्लाई, इट इज लिंक्ड टू द इनवॉइस एंड प्रपोर्शनेट आईटीसी, आईटीसी इज इनपुट टैक्स क्रेडिट, अगर आपको रिवर्स करके मिलेगा तो वो भी आपको एक्सक्लूड करना है. सो इन अ सम अप, कोई भी टैक्स जो जीएसटी नहीं है वो ऐड करना है. सप्लायर के बिहाफ पे अगर कोई भी खर्चा हो रहा है, लेट्स से फॉर एग्जांपल ड्राइविंग एक्सपेंसेस या ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, आपके घर तक वो गुड्स पहुंचाने की जिम्मेदारी भले ही ट्रांसपोर्टर की, लेकिन आपने किया है, ऐड करना है. इंसिडेंटल डिलीवरी पैकेजिंग चार्जेस ऐड करना है, इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फी ऐड करनी है, सब्सिडीज अदर देन गवर्नमेंट ऐड करना है, डिस्काउंट है तो उसको इग्नोर करना है. ऑलराइट, सो इस वीडियो में प्लेस ऑफ सप्लाई देखा है, टाइम ऑफ सप्लाई देखा है, वैल्यू ऑफ सप्लाई देखा है. प्लीज 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 फोकस on this particular topic very importantly. All right, all the best for your exams. Thank you.